हम कर रहे थे जर्नल चैप्टर और पार्ट नंबर 7 हमने स्टार्ट करना है। जर्नल के एडवांटेजेस या लाभ के पॉइंट्स किए थे हमने, उनको आप नोट कर लें वीडियो को रोक के। अब हम स्टार्ट करते हैं रोजनामचा के प्रयोग की सीमाएं, लिमिटेशंस टू द यूज़ ऑफ द जर्नल। ठीक है, जर्नल की कुछ कमियां होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, उनको हम समझते हैं और पॉइंट्स आपने नोट करने हैं और याद करने हैं। पहला पॉइंट दिया गया, सभी सौदों को मतलब ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में लिखने से जर्नल जो है काफ़ी भारी मोटी हो जाती है, जिसको लाना ले जाना खोलना काफ़ी कठिन होता है। फुल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल दैन इट बिकम्स टू मच हैवी टू कैरी हियर एंड देयर एंड टू ओपन इट। ठीक है, मैं कहने का मतलब ये हुआ, जर्नल एक किताब है जिसमें हर ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनमें लाखों के हिसाब से सामान जो है वो बिकता है और ख़रीदा जाता है। तो साल भर में तो करोड़ों के हिसाब से सामान खरीदा और बेचा जाएगा। तो करोड़ों एंट्रियां एक ही किताब में कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बहुत बड़ी किताब लगानी पड़ेगी और उस किताब को फिर लाना ले जाना खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जर्नल एक ही किताब होती है। सेकंड पॉइंट हमको दिया गया, समस्त सौदों का लेखा नित्य प्रति नियमानुसार एक ही पुस्तक में करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है। टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स एज पर रूल्स डेली इन वन सिंगल बुक इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर वन सिंगल पर्सन। मतलब जर्नल एक ही किताब है तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन एक ही आदमी को करनी पड़ेंगी, मतलब सारी चीज़ें एक ही आदमी को लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें हो सकता है लाखों तो नहीं पर दिन में हज़ारों के हिसाब से ट्रांजेक्शन हुई हो, तो हज़ारों एंट्रियाँ एक दिन में एक आदमी के लिए करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तीसरा पॉइंट दिया गया, रोकड़ शेष की जानकारी जर्नल से प्राप्त नहीं होती, इसके लिए रोकड़ बही बनानी पड़ती है। कैश बैलेंस can't be calculated from the journal alone. For this purpose the cash book is to be maintained। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मीनिंग समझे क्या हुआ। देखो, अभी हमने क्या कहा कि हमारी जो जर्नल होती है इसमें हर एक चीज़ की एंट्री आती है। हमने तनख्वाह दी, हमने मजदूरी दी, हमने सामान ख़रीदा, हमने सामान बेचा, कुछ सामान नकद में ख़रीदा, कुछ उधार पर ख़रीदा, कुछ उधार पर खरीद बेचा है, कुछ नकद में बेचा है। तो उधार नकद सब कुछ इसमें आ गया। अगर कोई हमें ये पूछे भाई कि ये बताओ कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना पैसा बचा हुआ है, तो सारे जर्नल की एंट्रीज़ को हम देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें नकद की एंट्रियाँ मतलब कैश वाली एंट्रियाँ अलग ढूंढनी पड़ेंगी, उधार की एंट्रियाँ अलग ढूंढनी पड़ेंगी, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कैश का हिसाब किताब के लिए हमें एक अलग ही किताब लगानी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं कैश बुक। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है। चौथा हमारे को दिया गया, समस्त लेन देनों को लेके सरलतापूर्वक करने के लिए कार्य विभाजन अनिवार्य है। सहायक बहियाँ कार्य को सुगम बनाती हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स in an easy way requires the division of the work which can be done with the subsidiary books। मतलब इसका समझेंगे हम लोग कि अभी हमने पढ़ा कि जर्नल में सारी लाखों करोड़ों एंट्रियाँ करनी है, बहुत मुश्किल हो जाता है एक आदमी के लिए। तब हम लोगों ने एक तरीका उसका ये ढूंढा कि हम कार्य का विभाजन कर दें, काम को बांट दें। हमने क्या किया, जर्नल की किताब के अलग अलग टुकड़े कर दिए। ठीक है, और हर एक किताब का जो टुकड़ा है उसमें अलग चीज़ की एंट्रियाँ करेंगे। जैसे मान लो एक टुकड़ा हमने बनाया जिसमें जैसे हमने बोल दिया कैश बुक, मतलब जो भी सामान नकद में ख़रीदा और बेचा, कैश पर ख़रीदा और बेचा, किसी ने पैसा दिया किसी ने पैसा लिया, सारे पैसे के हिसाब किताब एक अलग किताब में हम रख देंगे। अब जो सामान हमने ख़रीदा है, ठीक है, जो सामान हमने ख़रीदा उसके लिए हमने एक अलग किताब बना दी, उसका नाम हमने क्रय बही या परचेज़ बुक रख दिया। परचेज़ होता है ख़रीदना, तो जिसमें सारी ख़रीदने की एंट्रियाँ आ जाएंगी, वो परचेज़ बुक होगी। अब जो सामान हमने बेचा, बेचने को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, तो जितनी बिक्री हमने की थी सारे साल में उसके लिए अलग किताब लगा दी, भाई बिक्री वाली एंट्रियाँ इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे जो सामान ख़रीदा गया पर उसे वापस किया, परचेज़ रिटर्न, उसकी एंट्रियों के लिए अलग किताब। जो सामान हमने बेचा और वो लौट आया वापस, सेल रिटर्न, उसकी किताब अलग लगा दी। तो हमने क्या किया, जर्नल की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए कुछ बुक्स लगा दी ताकि जर्नल का बोझा कम हो जाए। तो सहायता करने वाली किताबें हैं तो इनको हम हिंदी में कहेंगे सहायक बहियाँ और इंग्लिश में हम कहेंगे सब्सिडरी बुक्स। तो कार्य विभाजन हो जाता है और हमारा काम आसान हो जाता है। लास्ट में इस चैप्टर के एंड में क्वेश्चन हम लोग जर्नल का डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो कैसे कैसे ट्रांजेक्शन हमने करनी है। पहली एंट्री हमारी दी गई, 1 तारीख को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, 1 लाख रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि मालिक ने 1 लाख रुपया बिजनेस को दिया ताकि व्यापार शुरू हो सके। तो व्यापार में क्या आ गया, कैश, पैसा आ गया। पैसा कौन से टाइप का अकाउंट होता है, रियल अकाउंट देखा छुआ जा सकता है, और रियल अकाउंट का मतलब प्रिंसिपल है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अब
दिया किसने? मालिक दे रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि मालिक जब पैसा देता है बिजनेस को तो हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? कैपिटल। तो मालिक दे रहा है तो मालिक पर्सनल अकाउंट होने के कारण क्रेडिट द गिवर, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और वैसे ही हमारी लाइबिलिटी भी है। दूसरी एंट्री, ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई। एसबीआई का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, तो उसमें हमने खाता खोला। देखो खाता खोलने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, कुछ फॉर्म भरना है, सिग्नेचर करने हैं इत्यादि। पर हमारी जो मेन यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये कि जब भी हम बैंक में खाता खोलते हैं तो खाता खोलता ही तब है जब उसमें हम कुछ पैसे जमा करवाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने बैंक में पैसे जमा करवाए, हम उसकी एंट्री करेंगे। अब अगर हमने बैंक में जमा पैसे करवाए तो बैंक कौन से टाइप का अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया ना, क्योंकि वो पैसे लेते देता है। पर आर्टिफिशियल पर्सन है, वो चीज़ अलग है। ठीक है, तो बैंक में अगर हमने पैसे दिए तो बैंक बन गया रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर बैंक। ठीक है, और बैंक को पैसे दिए तो पैसे जा रहे हैं हमारी तरफ से, कैश जा रहा है। कैश कौन से टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 रुपीज़। तीसरी एंट्री देखो 4 तारीख की है, परचेज गुड्स फ्रॉम ए। उसने बोला ए से सामान खरीदा, कैश शब्द का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब उधार पर खरीदा। पहली बात है सामान खरीदा तो गुड्स आ गई हमारे पास, गुड्स रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। और ए से खरीदा है, ए बन गया गिवर। ए व्यक्ति है ना, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल का है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये दे रहा है हमारे को, हम खरीद रहे हैं तो क्रेडिट द गिवर करेंगे, मतलब टू ए लिखेंगे क्रेडिट में 20,000 रुपीज़ की एंट्री। 6 तारीख की एंट्री देखो, उसने बोला सोल्ड गुड्स टू आर फॉर कैश। आर कोई व्यक्ति है, उसको सामान बेचा। सोल्ड शब्द जो है वो सेल से बना, SALL सेल। हमने सामान बेचा है फॉर कैश, आर को बेचा फॉर आर को बेचा टू आर एंड फॉर कैश, कैश पर बेचा। हमने पढ़ा था यदि कैश की बात आ जाती है तो फिर व्यक्ति के नाम की आवश्यकता नहीं रहती। तो हमने आर को सामान बेचा है कैश पर, कुल मिलाकर सामान बेचा और पैसा मिला। पैसा मिला है तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? पैसा मिला तो पैसा कौन से टाइप का? रियल अकाउंट है। और पैसा मिला है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हमने सामान बेचा तभी तो मिला, सामान गुड्स हो गया ना। गुड्स अगर हमने बेची हैं, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम बेच रहे हैं तो चीज़ें जा रही हैं, तो हम लिखेंगे टू सेल्स 15,000 रुपये। ठीक है, 10 तारीख की एंट्री देखेंगे, बोला गया बॉट गुड्स फ्रॉम टी फॉर कैश। टी से हमने चीज़ें खरीदी और फिर कैश शब्द का प्रयोग भी उसने कर दिया कि कैश पर चीज़ें खरीदी। कैश पर चीज़ें खरीदी हैं तो सबसे पहली बात है तो चीज़ें खरीदी तो चीज़ें आ गई हमारे पास, गुड्स रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और कैश पर खरीदी तो क्या चला गया? कैश। ठीक है, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैसे बोलना ये भी आपने सीखना है साथ में। 13 तारीख की एंट्री देखो, बोलता है सोल्ड गुड्स टू एस। एस को चीज़ें बेची। अगर एस को हमने चीज़ें बेची, अब एस व्यक्ति का नाम तो उसने दे दिया पर कैश शब्द का प्रयोग नहीं किया उसने। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ उधार पर बेची हैं चीज़ें। एस को चीज़ें बेची और उधार पर बेची, तो एस को चीज़ें बेची हैं, एस बन गया रिसीवर। अगर हम उसको चीज़ें दे रहे हैं तो वो रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर चीज़ें बेची तो क्या चली गई? गुड्स चली गई। और चीज़ें जब बेची जाती हैं तो हम लिखते हैं सेल। तो एंट्री आ गई एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपये। अगली देखो अब 16 तारीख की कंपाउंड एंट्री आ गई हमारी। बोलता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम एस। एस व्यक्ति से हमें चेक मिला। ठीक है, चेक क्या होता है? कागज़ होता है। चेक ने अगर मुझे पैसे देने थे, उसके बाद पैसे नहीं तो उसने एक चेक काटा, एक कागज़ होता है। वो चेक को लेके मैं बैंक में जाऊंगा और बैंक वाले मुझे उसके पैसे दे देंगे। चेक के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसने हमारे को चेक दिया, तो जब वो चेक देता है तो हमने चेक किसको दिया? बैंक को। और बैंक ने वो चेक का पैसा क्या किया? मेरे अकाउंट में, मेरे खाते में जमा कर दिया। ठीक है, और साथ ही में उसने बोल दिया डिस्काउंट अलाउड, कि हमने पैसे लिए और डिस्काउंट भी हमने दिया। अलाउ किया होता है देना। ठीक है जी, किसी व्यक्ति से पैसे लेने थे, ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि 13 तारीख की एंट्री क्या थी? गुड्स सोल्ड, चीज़ें बेची थी, तो अभी पैसे मिल रहे हैं, चेक से मिल रहे हैं और हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट देने से हानि हो रही है। तो सबसे पहली बात है, जब भी चेक से लेना देना होता है तो हम बैंक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, पैसा आया है ना हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन है वैसे तो। ठीक है,
तो कैश होना चाहिए, पर क्योंकि चेक है तो हम बैंक शब्द का प्रयोग करेंगे। डेबिट द रिसीवर हो गया बैंक। दूसरी बात, हमने उसको कितना रुपए का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ किया हमने, अलाउ होता है देना, कितना डिस्काउंट हमने छोड़ दिया, 500 रुपये का। 500 रुपये हमने छोड़ दिए तो 500 रुपये की हानि होगी। हानि होगी तो डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, सभी हानियों को डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट को हमने डेबिट में लिखा 500 रुपया। और ये जो पैसा मिला हमारे को, दिया किसने, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस, एस ने दिया हमको। तो एस पर्सनल अकाउंट है तो वो बन जाएगा गिवर, वो दे रहा है तो बन गया गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने 2S लिख दिया, 20,000 रुपीज़। अगली एंट्री देखते हैं, 20 तारीख की, बोलता है चेक गिवन टू ए ऑन अकाउंट। ए को हमने चेक दिया, देखो ए को चेक दिया, इसका मतलब है चेक हमने दिया, वो व्यक्ति चेक को लेके जाएगा तो किससे लेगा पैसा, बैंक से लेके, है ना। तो चेक गिवन टू ए को हमने चेक दिया तो ए को हम दे रहे हैं तो वो बन गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ए अकाउंट डेबिट, ठीक है। और साथ में क्या बोला गया, चेक गिवन, चेक हमने दिया तो वो चेक को लेके जाएगा बैंक में, और बैंक क्या करेगा, मेरे खाते में से पैसे निकाल के उसको देगा, ठीक है। तो गिवर कौन हो गया, देने वाला बैंक हो गया, क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहा है। अब 22 की एंट्री देखो, बोलता है रेंट पेड बाय द चेक, रेंट होता है किराया, ठीक है। किराया हमने देना था दुकान का, तो हमने कैसे दिया, चेक के द्वारा दिया। तो सीधा सा प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, जहाँ पर चेक शब्द आ जाता है वहाँ बैंक का प्रयोग करना। चलो खैर, फिलहाल रेंट की बात करते हैं। रेंट पेड, किराया हम दे रहे हैं, किराया अगर हमको मिलता है तो लाभ, अगर हमको देना पड़ता है तो हानि। तो यहाँ पर हानि हो रही है तो कौन से टाइप का अकाउंट हो गया, लाभ हानि, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी हानियों को डेबिट कर दो। तो हानि रेंट से हो रही है हमारे को, इसलिए रेंट को हमने डेबिट में लिख दिया, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और पैसे कैसे दिए, चेक से दिए तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आ रहा है, और क्योंकि चेक से दिया तो बैंक हम का शब्द का प्रयोग कर देंगे हम, ठीक है। अगला है डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में पैसा जमा किए। पहले भी हमने पढ़ा था, बैंक में जब पैसे जमा करते हैं तो बैंक पैसों को प्राप्त कर रहा है, तो वो बन गया डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हम पैसे दे जमा करवा रहे हैं तो हमारी तरफ से तो कैश जा रहा है। कैश कौन से टाइप का अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट का प्रिंसिपल लगाएंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश। एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद में लास्ट एंट्री है, मशीन परचेज फ्रॉम पी, पी से हमने एक मशीन खरीदी, पी कोई व्यक्ति है, ठीक है। मशीन खरीदी, मशीन को देखा छुआ जा सकता है तो ये रियल अकाउंट हो गया, डेबिट ऑल, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। मशीन खरीदी तो मशीन आ गई हमारे पास, तो डेबिट में लिख दिया। अब कैश तो दिया नहीं, पी से खरीदी तो पी बन गया गिवर, देने वाला, क्रेडिट द गिवर, या फिर हमारी लाइबिलिटी बन गई। तो क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट होने के कारण हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट या मशीन अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट।